Hey everyone, welcome back. Welcome to this Ultimate System Design Playlist Series. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटाबेस चॉइस के बारे में कि कब हमें कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है और क्यों करना है. तो स्टार्ट करते हैं एंड लेट मी जस्ट मिनिमाइज माई स्क्रीन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आप ये लाइन पढ़िए कि हाउ गुड योर डिज़ाइन इज़ and how well you can scale your system depends on the choice of database that you have used. So yes, it's correct कि आपकी डिज़ाइन कितनी अच्छी होगी और कितने अच्छे से आप अपने सिस्टम को स्केल कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन डेटाबेस चॉइस. तो यदि आप सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या लार्ज स्केल सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं तो यस, डेटाबेस चॉइस मैटर्स अ लॉट. अब ये जो हमारी डेटाबेस चॉइस होती है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट नहीं करती, लेकिन यस इट कैन इम्पैक्ट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और ऐसे डिफरेंट सिस्टम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी सिस्टम डिज़ाइन प्लेलिस्ट में, और वहाँ हमने डेटाबेस चॉइस को भी काफ़ी डिस्कस किया था कि कब हमें कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है. सो इफ़ यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड दैट प्लेलिस्ट तो आपको आइडिया होगा कि कब हमें कौन सा डेटाबेस यूज़ करना होता है. एंड इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड दैट सीरीज़ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें वापस से डिस्कस करेंगे. तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा डेटाबेस चॉइस होता है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा. मतलब हमारी डेटाबेस चॉइस डेटा के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है. तो इस पे हमारी डेटाबेस चॉइस डिपेंड करती है. अब स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, जिसमें हम डेटा हमारा एक फिक्स्ड फॉर्मेट में होता है, डेटा ऑर्गेनाइज्ड होता है. फिक्स्ड फॉर्मेट लेट्स से कि रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में. यदि हमारा डेटा रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्म में है तो यस इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड डेटा और ये एक फिक्स्ड फॉर्मेट में है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है. अब जो हमारा दूसरा टाइप का डेटा होता है वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, जिसमें डेटा का कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता, फिक्स्ड हम स्कीमा या प्री डिफाइंड मॉडल नहीं रखते हैं डेटा का, तो उसे हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. तो यस, डेटाबेस चॉइस डेटा के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है. अब ये डेटा हमारा स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है. अब जो दूसरा पॉइंट है हमारा, जो दूसरा फैक्टर है वो है क्वेरी पैटर्न. अब लेट्स से कि आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जहां आपको दो टेबल्स के रिज़ल्ट को कंबाइन करना है. बेसिकली हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि हमें जॉइन यूज़ करना है हमारे सिस्टम में या हमारे डेटाबेस टेबल्स में. तो ये एक हमारा क्वेरी पैटर्न हो गया. हम एसिड प्रॉपर्टीज़ को मैनेज कर सकते हैं, एसिड प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, ये एक हमारा क्वेरी पैटर्न हो गया. अब लेट्स से हमें ऐसा कोई डेटा स्टोर चाहिए जो की वैल्यू के फॉर्म में डेटा को स्टोर करे, तो ये एक हमारा क्वेरी पैटर्न हो गया कि हम बोलेंगे कि गेट मी द वैल्यू ऑफ दिस की, दिस पर्टिकुलर की. तो ये एक हमारा क्वेरी पैटर्न हो गया. तो यस, जो हमारा डेटाबेस चॉइस होता है वो क्वेरी पैटर्न पे भी डिपेंड करता है. यदि हमें जॉइन यूज़ करना है, एसिड प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना है, तो हम डिफरेंट डेटाबेस यूज़ करेंगे. हमें की वैल्यू काइंड ऑफ डेटा स्टोर यूज़ करना है, या लेट्स से हमें कोई ऐसा डेटाबेस चाहिए जहां हम बोलें कि गेट मी द वैल्यू ऑफ दिस की, तो ये डेटा हमें मिल जाए. तो यदि हमारे पास इस टाइप के क्वेरी पैटर्न है तो हम दूसरे डेटाबेस यूज़ करेंगे. तो यस, डेटाबेस चॉइस क्वेरी पैटर्न पे भी डिपेंड करती है. अब जो तीसरा पॉइंट है हमारा वो है अमाउंट ऑफ स्केल यू नीड टू हैंडल. तो यस, डेटाबेस चॉइस हेविली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ स्केल वी नीड टू हैंडल. यदि हमारे एप्लीकेशन में लेट्स से कम यूज़र्स हैं या बहुत कम डेटा है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन स्मॉल स्केल एप्लीकेशन है, तो हम सीक्वल डेटाबेसेस यूज़ कर सकते हैं, रिलेशनल डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं जैसे पोस्टग्रेसक्यूएल, माई-सीक्वल, बिकॉज दे आर वेरी इजी टू मैनेज एंड दे सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स. तो हम RDBMS डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं. अब लेट्स से हमारे एप्लीकेशन में मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं और थाउजेंड्स में यूज़र हैं, स्टिल हम इस डेटा को और इतने यूज़र्स को
RDBMS डेटाबेस से ईजिली मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम SQL डेटाबेसेस या RDBMS डेटाबेसेस के साथ जा सकते हैं। अब लेट्स से कि हमारे एप्लीकेशन में बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं एंड मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, तो फिर हमें NoSQL डेटाबेसेस की नीड होगी। तो यस, डेटाबेस चॉइस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ स्केल वी नीड टू हैंडल। तो ये देखिए हमने कुछ फैक्टर्स जिन पे हमारे डेटाबेस चॉइस डिपेंड करता है। तो अब देखते हैं हम अपने पहले सॉल्यूशन को, जिसे हम बोलेंगे कैशिंग सॉल्यूशन। तो कैशिंग सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखते हैं इनके यूज़ केसेस। तो यदि हमारे पास फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डेटा है, लेट्स से हमारे एप्लीकेशन में कुछ डेटा यूज़र्स बार बार एक्सेस कर रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डेटा। तो यदि हमारे एप्लीकेशन में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डेटा है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें रिजल्ट्स के लिए बार बार डेटाबेस को क्वेरी करना पड़ेगा, राइट। अब लेट्स से कि यहाँ से क्लाइंट से सर्वर तक रिक्वेस्ट जाने में 2 मिलीसेकेंड का टाइम लग रहा है, उसके बाद ये सर्वर को डेटाबेस तक जाने में लेट्स से 2 मिलीसेकेंड का और टाइम लग रहा है। फिर ये डेटाबेस क्या करेगा, डेटाबेस सर्वर को रिज़ल्ट सेंड करेगा, राइट। तो लेट्स से इसमें भी 2 मिलीसेकेंड का टाइम लग रहा है, 2 मिलीसेकेंड का टाइम लग रहा है। और फिर उसके बाद ये सर्वर डेटा को अरेंज करके, रिज़ल्ट को या रिस्पॉन्स को अरेंज करके वापस इस क्लाइंट को भेजेगा। अब लेट्स से इसमें भी हमें 2 मिलीसेकेंड का टाइम लग रहा है और ये एक बेसिक सा ऑपरेशन है। तो यदि हम इसका टोटल टाइम कैलकुलेट करें तो इट वुड बी 8 मिलीसेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि हमें एक बेसिक से ऑपरेशन के लिए 8 मिलीसेकेंड का टाइम लग रहा है। और लेट्स से ये यूज़र बार बार इस डेटा को सर्वर से मांग रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डेटा। तो इस डेटा के लिए सर्वर को बार बार डेटाबेस के पास जाना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। और लेट्स से हमारे एप्लीकेशन में नंबर ऑफ़ यूज़र्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर हर यूज़र के लिए ये सर्वर को बार बार डेटाबेस के पास जाना पड़ेगा, वो भी मल्टीपल टाइम्स, हर यूज़र के लिए मल्टीपल टाइम्स, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट अ गुड थिंग। तो हम क्या करेंगे, हम ये डेटा जो भी हमारा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डेटा है उसे हम कैश कर लेंगे, उसे हम लोकली कैश कर लेंगे। फिर क्या होगा कि जब ये क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। लेट्स से इस रिक्वेस्ट को जाने में लग रहा है 2 मिलीसेकेंड का टाइम। तो फिर सर्वर क्या करेगा, सर्वर सबसे पहली बार में ये डेटा डेटाबेस से लेके आएगा और फिर क्या करेगा, उस डेटा को वो इस कैश में स्टोर कर लेगा। तो जब नेक्स्ट टाइम ये यूज़र रिक्वेस्ट करेगा तो ये यूज़र की रिक्वेस्ट आएगी सर्वर के पास। तो ये सर्वर अब डेटाबेस के पास ना जाके कैश से इस डेटा को लेकर आएगा और फिर ये डेटा यूज़र को सर्व कर देगा। अब लेट्स से कैश तक जाने में सर्वर को 1 मिलीसेकेंड का टाइम लग रहा है और कैश से डेटा लाने में भी 1 मिलीसेकेंड का टाइम लग रहा है। तो अब यहाँ पे इफ़ यू विल कैलकुलेट तो ये हो जाएगा टोटल 2 + 2 4 5 एंड 6। तो जो रिक्वेस्ट हमारी डेटाबेस के थ्रू 8 मिलीसेकेंड में फुलफ़िल हो रही थी वो यहाँ पे 6 मिलीसेकेंड में फुलफ़िल हो रही है थ्रू कैश मेमोरी। अब कैश में कम टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि कैश मेमोरी जो होती है वो इन मेमोरी सॉल्यूशन है, इस वजह से वो फास्ट होती है। तो ये देखा हमने हमारा पहला यूज़ केस कैश सॉल्यूशन का, कैशिंग सॉल्यूशन का, जहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डेटा था। सो इफ़ वी हैव फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डेटा तो हम उसे कैश कर लेंगे। अब जो हमारा दूसरा यूज़ केस है वो ये है कि लेट्स से हमारा कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, अमेज़ॉन जैसा कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। अब उसमें एक हो सकती है हमारे पास यूज़र सर्विस, राइट, और एक हो सकती है हमारी इन्वेंट्री सर्विस। इन्वेंट्री सर्विस बेसिकली क्या कर रही है कि ये सारे प्रोडक्ट्स का जो करंट स्टॉक है उनको मैनेज करती है। ओके, अब ये अमेज़ॉन सिस्टम डिज़ाइन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ अमेज़ॉन वर्क्स सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो ये हमारे पास दो सर्विसेज हैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन की, एक यूज़र सर्विस है, एक इन्वेंट्री सर्विस है। अब लेट्स से कि इस यूज़र सर्विस को किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए इन्वेंट्री सर्विस को हर बार कॉल करना पड़ता है। अब लेट्स से इन्वेंट्री सर्विस को कॉल करने में 2 मिलीसेकेंड का टाइम लगता है और वहाँ से रिस्पॉन्स आने में भी लेट्स से 2 मिलीसेकेंड का टाइम लगता है। तो
कि यहाँ पे हम एक रिमोट कॉल कर रहे हैं, राइट, रिमोट कॉल टू अ डिफरेंट सर्विस, तो ये ऑब्वियसली लेटेंसी को इंक्रीज़ कर देती है। तो हम क्या करेंगे, हम इस इन्वेंट्री सर्विस के रिस्पॉन्स को कैश कर लेंगे। तो उसके बाद ये यूज़र सर्विस को इस इन्वेंट्री के पास नहीं जाना पड़ेगा, वो सिंपली यहाँ कैश से डेटा या रिस्पॉन्स को लेगा और अपने बाकी के टास्क फुलफ़िल करेगा। तो अब ये जो हमारी लेटेंसी बढ़ रही थी, इन्वेंट्री सर्विस तक हमें जाना पड़ रहा था, बेसिकली हमें रिमोट कॉल करना पड़ रहा था, वो अब हमें नहीं करना पड़ेगा। हम क्योंकि इस इन्वेंट्री सर्विस के रिस्पॉन्स को कैश कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि ये यूज़र सर्विस इन्वेंट्री सर्विस के पास ना जाके कैश से ही इसका इन्वेंट्री सर्विस का रिस्पॉन्स ले लेगी और फिर सारे टास्क जो उसे फुलफ़िल करने हैं वो करेगी। तो ये देखिए हमने कुछ कैशिंग सॉल्यूशंस और उनके यूज़ केसेस कि हमें कैशिंग सॉल्यूशंस को कब यूज़ करना है। तो हमने देखा कि इफ़ वी हैव फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डेटा तो हम कैशिंग का यूज़ करेंगे, और यदि हमें कोई रिमोट कॉल करनी है टू अ डिफरेंट सर्विस तो ये रिमोट कॉल हमारी लेटेंसी को इंक्रीज़ कर सकती है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम उस रिमोट कॉल, जिस सर्विस को हमें रिमोट कॉल करनी है, उसके रिस्पॉन्स को हम कैश कर लेंगे। तो ये देखिए हमने कुछ यूज़ केस कैशिंग सॉल्यूशंस के। अब कैशिंग के लिए हम रेडिस का यूज़ कर सकते हैं, हम रेडिस का यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारा एक की वैल्यू काइंड ऑफ डेटा स्टोर है, की वैल्यू काइंड ऑफ डेटा स्टोर। तो यहाँ पे की हमारी कुछ भी हो सकती है, लेट्स से हमारी हो गई की यूज़र आईडी, और वैल्यू में हमारा आ जाएगा आउटपुट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। अब लेट्स से कि इस आउटपुट में हम यूज़र की प्रोफाइल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे की हो जाएगी यूज़र की आईडी और ये वैल्यू हो जाएगी यूज़र की प्रोफाइल। तो ये देखा हमने वन ऑफ आर कैशिंग सॉल्यूशन रेडिस, जो कि एक की वैल्यू डेटा स्टोर है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हम स्टैटिक डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं। स्टैटिक डेटा में आ जाता है हमारे इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज़। तो अब हम देखते हैं कि हम इस स्टैटिक डेटा को कैसे और कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से कि हम सेम अमेज़ॉन का एग्जांपल लेते हैं, ई कॉमर्स एप्लीकेशन का। तो हमारे इस एप्लीकेशन में, अमेज़ॉन काइंड ऑफ एप्लीकेशन में, हम प्रोडक्ट्स की इमेजेस और वीडियोस को स्टोर कर रहे होंगे, राइट। प्रोडक्ट्स की इमेजेस और वीडियोस को स्टोर कर रहे होंगे। तो ये इमेजेस और वीडियोस को हम कहाँ स्टोर करते हैं, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डिस्कस। तो उसके लिए हम ब्लॉब स्टोरेज का यूज़ करते हैं, ब्लॉब स्टोरेज का हम यूज़ करते हैं। तो जब भी हमें हमारे एप्लीकेशन में, चाहे वो अमेज़ॉन एप्लीकेशन हो, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, या वो नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन हो जहां हम वीडियोस होस्ट करते हैं, तो चाहे हमारा अमेज़ॉन एप्लीकेशन हो, नेटफ्लिक्स हो, स्पॉटिफाई हो, तो इन एप्लीकेशन में स्टैटिक डेटा को स्टोर करने के लिए हम ब्लॉब स्टोरेज का यूज़ करते हैं। अब ब्लॉब स्टोरेज का एक अच्छा एग्जांपल है S3 स्टोरेज, विच इज़ पावर्ड बाय AWS। तो हम क्या करते हैं, हम स्टैटिक डेटा को ब्लॉब स्टोरेज में यूज़ करते हैं। अब ब्लॉब स्टोरेज में डेटा हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब कैसे करते हैं, आई हैव ऑलरेडी मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। बेसिकली नेटफ्लिक्स सिस्टम डिज़ाइन में मैंने ये डिस्कस किया है कि कैसे हम ब्लॉब स्टोरेज में अपनी वीडियोस को, इमेजेस को, या बेसिकली स्टैटिक डेटा को स्टोर करते हैं। सो प्लीज़ रेफर दैट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्टैटिक डेटा को स्टोर करने के लिए हम ब्लॉब स्टोरेज का यूज़ करते हैं, एंड वन ऑफ आर ब्लॉब स्टोरेज इज़ S3 स्टोरेज, जो कि AWS ने बनाया है। तो हम क्या करते हैं, हम इस स्टैटिक डेटा को, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज़ को S3 स्टोरेज में स्टोर करते हैं। अब लेट्स से कि ये जो हमारा S3 स्टोरेज है ये होस्टेड है USA में। तो अब क्या होगा कि यदि लेट्स से हमने नेटफ्लिक्स जैसा सिस्टम बनाया जहाँ पे हम वीडियोस फेच करेंगे, राइट, मूवीज़ फेच करेंगे, वेब सीरीज़ फेच करेंगे। अब लेट्स से कोई हमारी वीडियो या कोई वेब सीरीज़ हमने S3 स्टोरेज में स्टोर कर दी। अब लेट्स से ट्रैफिक आ रहा है, ह्यूज ट्रैफिक इज़ कमिंग फ्रॉम इंडिया। तो अब इस केस में क्या होगा, इंडिया के यूज़र्स की रिक्वेस्ट फुलफ़िल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा S3 स्टोरेज जो है वो होस्टेड है USA में, वो USA में होस्टेड है, और रिक्वेस्ट आ रही है इंडिया से। तो बेसिकली यहाँ पे हमारी लेटेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, लेटेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूज़र है इंडिया में, S3 स्टोरेज होस्टेड है USA में।
सो इंडिया के यूज़र्स की रिक्वेस्ट को बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, देयर रिक्वेस्ट विल हैव टू ट्रैवल अलॉट, जिसकी वजह से लेटेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है हमारे पास? तो इसके लिए फिर हम S3 स्टोरेज के साथ CDN का यूज़ करते हैं। हम CDN का यूज़ करते हैं। CDN इज़ नथिंग बट कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जो कि जनरली डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टैटिक डेटा को जियोग्राफिकली। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक CDN को इंडिया में होस्ट कर देंगे, और इंडिया से अब कोई रिक्वेस्ट आती है, लेट्स से इंडिया के यूज़र्स रिक्वेस्ट करते हैं किसी नेटफ्लिक्स की वीडियो के लिए या वेब सीरीज़ के लिए, तो ये इंडिया के यूज़र्स की रिक्वेस्ट अब इंडिया में जो CDN होस्टेड है उससे फुलफ़िल हो जाएगी। तो क्या होगा कि इंडिया के यूज़र्स को इतना ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, S3 स्टोरेज तक नहीं आना पड़ेगा, उनकी सिंपली रिक्वेस्ट ये CDN, जो CDN इंडिया में होस्टेड है, वो इन यूज़र्स की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर देगा। अब लेट्स से कि जो वीडियो यूज़र को देखनी है वो इस CDN में अवेलेबल नहीं है, तब क्या होगा? तब फिर क्या होगा कि ये यूज़र की रिक्वेस्ट जाएगी नियरेस्ट पॉसिबल CDN के पास। लेट्स से इंडिया के नियरेस्ट CDN है कोई जापान, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी जापान के पास। जापान में जो CDN होस्टेड है उधर, यदि वहाँ भी वीडियो नहीं मिलती है तो फिर ये रिक्वेस्ट जाएगी हमारे S3 स्टोरेज के पास। तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट जोग्राफीज़ में CDN होस्ट करेंगे। हम लेट्स से ट्रैफिक यदि इंडिया से आ रहा है तो एक CDN हम इंडिया में होस्ट कर देंगे, ट्रैफिक जापान से आ रहा है तो हम जापान में CDN होस्ट कर देंगे, फ्रांस में कर देंगे। तो ऐसे करके हम डिफरेंट जोग्राफीज़ में अपने CDN को होस्ट कर देंगे। अब CDN पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जहां हमने देखा कि CDN कैसे काम करता है। सो इफ़ यू वांट टू लर्न प्लीज़ रेफर दैट वीडियो। तो यस, ये था हमारा ब्लॉब स्टोरेज, जहां हमने देखा कि हम S3 स्टोरेज के साथ CDN को भी यूज़ करेंगे ताकि हम डिफरेंट जोग्राफीज़ के यूज़र्स की रिक्वेस्ट को सर्व कर सकें और लेटेंसी को कम कर सकें। सो दिस इज़ अबाउट ब्लॉब स्टोरेज, जहां हम स्टैटिक डेटा को स्टोर करेंगे और हम S3 स्टोरेज और CDN दोनों को साथ में यूज़ करेंगे। S3 स्टोरेज होगा हमारा प्राइमरी स्टोरेज, और उसके बाद हम डिफरेंट जोग्राफीज़ में CDN होस्ट कर देंगे जहां हम उस जोग्राफ़ी के अकॉर्डिंग वीडियोस को रखेंगे। सो दिस इज़ अबाउट अवर ब्लॉब स्टोरेज। अब हम देखते हैं सर्च के लिए कि हम सर्च के लिए क्या यूज़ करते हैं। लेट्स से कि हम कोई अमेज़ॉन जैसा एप्लीकेशन बना रहे हैं, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, तो उस एप्लीकेशन में यू विल प्रोवाइड सर्च फंक्शनैलिटीज़, राइट, सर्च फंक्शनैलिटीज़, और उस सर्च फंक्शनैलिटीज़ के थ्रू यूज़र विल बी एबल टू सर्च प्रोडक्ट। तो यूज़र प्रोडक्ट सर्च कर रहे होंगे, तो ये जो सर्च होगा इट विल बी बेस्ड ऑन प्रोडक्ट नेम या प्रोडक्ट की कैटेगरी। तो बेसिकली यूज़र्स क्या करेंगे, प्रोडक्ट के नेम पर या प्रोडक्ट की कैटेगरी पर या लेट्स से प्रोडक्ट के ब्रांड पर सर्च करेंगे। तो हमें हमारे एप्लीकेशन में सर्चिंग फंक्शनैलिटी या सर्च कैपेबिलिटीज़ को भी इनेबल करना है, राइट। तो इसके लिए हम टेक्स्ट सर्च इंजन का यूज़ करते हैं, टेक्स्ट सर्च इंजन का यूज़ करते हैं। अब टेक्स्ट सर्च इंजन की एक बहुत अच्छी इम्प्लीमेंटेशन है इलास्टिक सर्च क्लस्टर। तो हम सिंपली सर्च फंक्शनैलिटीज़ के लिए, सर्च कैपेबिलिटीज़ के लिए इलास्टिक सर्च को यूज़ करेंगे। अब ये जो इलास्टिक सर्च क्लस्टर है, इट इज़ बिल्ड ऑन टॉप ऑफ अपाचे ल्यूसीन। तो ये इलास्टिक सर्च क्लस्टर हमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है। बेसिकली इट इज़ बिल्ड ऑन टॉप ऑफ अपाचे ल्यूसीन। तो ये इलास्टिक सर्च क्लस्टर हमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे कि फज़ी सर्चिंग, ऑटो कंप्लीशन, ऑटो सजेशन। तो ऐसी ये फंक्शनैलिटीज़ हमें इलास्टिक सर्च क्लस्टर प्रोवाइड करता है। एंड येस, वी नीड दीज फंक्शनैलिटीज़ इन अवर सर्च फीचर। अब ये फज़ी सर्चिंग क्या होता है कि लेट्स से आप कुछ प्रोडक्ट नेम सर्च कर रहे हैं, लेट्स से प्रोटीन आप सर्च कर रहे हैं, तो
यदि आप इस प्रोटीन की स्पेलिंग को गलत लिख देते हैं और प्रोटीन की स्पेलिंग को आप कुछ ऐसा लिख देते हैं, लेट्स से आई को आपने रिप्लेस कर दिया ई से और आपने प्रोटीन की स्पेलिंग ऐसी लिख दी, तो इस केस में भी हमारा इलास्टिक सर्च क्लस्टर क्या करेगा, आपको सही सर्च रिजल्ट्स देगा। मतलब वो आपको सारे प्रोडक्ट, प्रोटीन से रिलेटेड प्रोडक्ट दिखाएगा। तो इवन इफ़ यू आर राइटिंग अ रॉन्ग स्पेलिंग, स्टिल ये इलास्टिक सर्च क्लस्टर आपको सही रिजल्ट्स देगा और प्रोटीन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाएगा। तो ये देखिए हमने पहला फीचर इलास्टिक सर्च का कि इट अलाउज फजी सर्चिंग। तो भले ही आपको स्पेलिंग ना आती हो उस प्रोडक्ट की या ब्रांड की, बट स्टिल यू विल बी एबल टू सर्च दैट प्रोडक्ट। अब जो दूसरा फीचर है हमारा वो है ऑटो कंप्लीट। सेम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से हम प्रोटीन सर्च कर रहे हैं। सो आफ्टर राइटिंग PROT इट विल ऑटो सजेस्ट यू प्रोटीन। तो ये देखा हमने सेकेंड फीचर हमारे इलास्टिक सर्च का। तो ये देखा हमने इलास्टिक सर्च को, जो हमें सर्च फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। तो सर्च फीचर के लिए हम इलास्टिक सर्च का यूज़ करेंगे। तो जैसे ही कोई प्रोडक्ट आता है, जैसे ही कोई नया प्रोडक्ट आता है, लेट्स से पीनट बटर का कोई नया ब्रांड आता है हमारे अमेज़ॉन एप्लीकेशन में, तो हम इस ब्रांड की एंट्री कर देंगे इलास्टिक सर्च क्लस्टर में कि हमारे पास एक ये नया प्रोडक्ट आया है पीनट बटर का, एक नया प्रोडक्ट पिंटोला ब्रांड का। तो हम ये ऐसे इसकी एंट्री कर देंगे यहाँ पे इलास्टिक सर्च क्लस्टर में। तो जब भी कोई यूज़र सर्च करेगा पीनट बटर को या पिंटोला को, तो ये इलास्टिक सर्च क्लस्टर उसे ये रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा या ये रिज़ल्ट शो करेगा। तो ये देखा हमने इलास्टिक सर्च क्लस्टर को। अब इलास्टिक सर्च में और एक्चुअल डेटाबेसेस में डिफरेंस क्या होता है उसे हम देखते हैं। तो जो डेटाबेस होते हैं हमारे, वो गारंटी देते हैं कि हमारा डेटा लॉस्ट नहीं होगा। सो बेसिकली इट गिव्स गारंटी दैट डेटा वुडंट बी लॉस्ट। लेकिन इलास्टिक सर्च क्लस्टर ऐसी कोई गारंटी नहीं देता कि आपका डेटा लॉस्ट नहीं होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, लेट्स से आप अमेज़ॉन काइंड ऑफ एप्लीकेशन में है, अमेज़ॉन काइंड ऑफ एप्लीकेशन ई कॉमर्स एप्लीकेशन में है, और आपने एज अ यूज़र कुछ प्रोडक्ट सर्च किया, तो ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, ये रिक्वेस्ट जाएगी इलास्टिक सर्च क्लस्टर के पास, अब लेट्स से आपने सेम पिंटोला का पीनट बटर सर्च किया था, तो ये रिक्वेस्ट जाएगी इलास्टिक सर्च क्लस्टर के पास और इलास्टिक सर्च क्लस्टर आपको रिजल्ट्स देगा। लेकिन ये इलास्टिक सर्च क्लस्टर इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ ट्रुथ। मतलब ये नहीं बता पाएगा कि जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, लेट्स से ये पिंटोला का पीनट बटर, ये करेंटली अवेलेबल है या नहीं। वो ये नहीं बता सकता है कि ये करेंटली इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक। तो इलास्टिक सर्च क्लस्टर ये नहीं बता पाएगा कि ये प्रोडक्ट करेंटली इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है। तो हम कह सकते हैं कि इलास्टिक सर्च इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ ट्रुथ। तो हम क्या करेंगे, करंट अवेलेबिलिटी के लिए, प्रोडक्ट की करंट अवेलेबिलिटी के लिए हम इन्वेंट्री सर्विस को कॉल करेंगे, और ये इन्वेंट्री सर्विस बताएगी कि प्रोडक्ट करेंटली इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है। तो यस, इलास्टिक सर्च इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ ट्रुथ, इसलिए हम इन्वेंट्री सर्विस को कॉल करेंगे और इन्वेंट्री सर्विस के डेटाबेस में हम चेक कर लेंगे कि प्रोडक्ट करेंटली इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक। तो ये देखा हमने सर्च फंक्शनैलिटी के लिए इलास्टिक सर्च क्लस्टर को। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है डेटा वेयरहाउस। तो इफ़ वी हैव टू डू एनालिटिक्स ऑन ऑल द डेटा ऑफ कंपनी, तो हम डेटा वेयरहाउस का यूज़ करते हैं। तो डेटा वेयरहाउस बेसिकली क्या होते हैं, दे आर लार्ज डेटाबेसेस जहां हम सारा का सारा कंपनी डेटा डंप कर देते हैं, एंड वी प्रोवाइड वेरियस क्वेरीइंग कैपेबिलिटीज़ ऑन टॉप ऑफ द डेटा टू सर्व लॉट ऑफ रिपोर्ट्स। तो ये होता है हमारा डेटा वेयरहाउस। इफ़ वी हैव टू डू एनालिटिक्स ऑन द कंपनी डेटा, तो हम सारे का सारा डेटा वेयरहाउस में डंप कर देते हैं। और ये डेटा वेयरहाउस क्या है, इट इज़ लार्ज डेटाबेसेस, ये लार्ज डेटाबेसेस हैं।
तो ये देखे हमने डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस, और अब हम देखते हैं हमारा फाइनल सीक्वल वर्सेस नो सीक्वल, कि कब हमें सीक्वल डेटाबेसेस यूज़ करने हैं और कब हमें नो सीक्वल डेटाबेसेस यूज़ करने हैं। तो अब इसे समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। हमने स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को ऊपर डिस्कस किया। स्ट्रक्चर्ड डेटा हमारा क्या है, जिसे हम एक फिक्स्ड फॉर्मेट में, एक फिक्स्ड स्कीमा में डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो है हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसे कि हम डेटा को यदि रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं तो वो है हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा। रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में यदि हम डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम डेटा को टेबल्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हमने क्या देखा था, जिसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता, कोई प्री डिफाइंड मॉडल नहीं होता, कोई फिक्स्ड स्कीमा नहीं होता, तो वो था हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो अब यदि हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा है तो हम लेफ़्ट साइड आते हैं और फिर हम चेक करेंगे कि स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ साथ क्या हमें हमारे एप्लीकेशन में एसिड प्रॉपर्टीज़ को भी मेंटेन करना है। लेट्स से कि हमारे एप्लीकेशन में ट्रांजैक्शन रिलेटेड क्वेरीज़ हैं, ट्रांजैक्शन रिलेटेड क्वेरीज़ हैं। लेट्स से कि हमारे एप्लीकेशन में कोई पेमेंट सर्विस है। लेट्स से हमारे पास दो यूज़र्स हैं, एक ये यूज़र ए है, एक ये यूज़र बी है। यूज़र ए को पेमेंट करनी है यूज़र बी को। तो जब इस यूज़र ए के अकाउंट से, बैंक अकाउंट से पेमेंट रिड्यूस होगी तो वो पेमेंट इस यूज़र बी के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ऐड होके रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे वो यूज़र बी के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में वो पेमेंट ऐड हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ ए से रिड्यूस हो गई लेकिन बी में वो ऐड नहीं हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यदि हमारे एप्लीकेशन में ट्रांजैक्शन रिलेटेड क्वेरीज़ हैं, ऐसे पेमेंट सर्विस है जहां हम एक के बैंक अकाउंट से मनी डेबिट हो रही है और दूसरे के में क्रेडिट हो रही है, तो वहां पे हम एसिड प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करेंगे, एसिड प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करते हैं। अब इफ़ वी हैव टू मैनेज एसिड प्रॉपर्टीज़ देन रिलेशनल डेटाबेसेस आर द बेस्ट। तो हमने क्या देखा था कि यदि हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा था तो हम लेफ़्ट साइड गए और फिर हमने देखा कि क्या हमें एसिड प्रॉपर्टीज़ मेंटेन करनी है या नहीं। सो इफ़ वी हैव टू मैनेज एसिड प्रॉपर्टीज़ या ट्रांजैक्शन रिलेटेड क्वेरीज़ तो फिर हम RDBMS डेटाबेसेस को यूज़ करेंगे और उनमें आ जाते हैं हमारे MySQL डेटाबेस, PostgreSQL डेटाबेस। तो इफ़ वी नीड एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, ट्रांजैक्शंस तो हम RDBMS डेटाबेसेस को यूज़ करेंगे। और यदि हमें हमारे एप्लीकेशन में स्ट्रक्चर्ड डेटा है लेकिन हमें एसिड प्रॉपर्टीज़ की नीड नहीं है, एसिड की गारंटी की नीड नहीं है, तो फिर हम SQL डेटाबेसेस भी यूज़ कर सकते हैं और नो SQL डेटाबेसेस भी यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज ये ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि आप स्ट्रक्चर्ड डेटा को नो SQL डेटाबेसेस में भी ईजिली मैप कर सकते हैं। तो ये देखा हमने स्ट्रक्चर्ड डेटा कि यदि हमारे एप्लीकेशन में स्ट्रक्चर्ड डेटा है और यदि हमें एसिड प्रॉपर्टीज़, एसिड गारंटी की नीड है तो हम RDBMS डेटाबेसेस यूज़ करेंगे। यदि हमें एसिड गारंटी की नीड नहीं है तो हम SQL को भी यूज़ कर सकते हैं या नो SQL डेटाबेस को भी यूज़ कर सकते हैं। नो SQL को इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर्ड डेटा को हम नो SQL डेटाबेस में भी ईजिली मैप कर सकते हैं। तो ये देखा हमने यस वाला पार्ट कि यदि हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा है। अब लेट्स से कि हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं है, राइट, हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं है। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो टाइप के डेटाबेसेस हैं, एक है हमारे पास डॉक्यूमेंट DB और एक है हमारे पास कॉलमनार DB। ये है हमारा कॉलमनार DB। तो यदि हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ क्वेरीज़ हैं, हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ क्वेरीज़ हैं, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ क्वेरीज़ ज़्यादा नहीं है, बट येस वी हैव लार्ज सेट ऑफ डेटा और ये डेटा कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, तो फिर हम कॉलमनार डेटाबेस को यूज़ करेंगे जिसमें आ जाता है हमारा कैसेंड्रा डेटाबेस। तो यदि हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ क्वेरीज़ हैं या नंबर ऑफ क्वेरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है और हमारा डेटा एवर इंक्रीजिंग डेटा है, मतलब टाइम के साथ वो कंटिन्यूसली ग्रो करता जाएगा, तो हम कॉलमनार डेटाबेस का यूज़ करेंगे जिसमें आ जाता है हमारा कैसेंड्रा डेटाबेस। एंड जो हमारा दूसरा ऑप्शन है कि इफ़ वी हैव वाइड वेराइटी ऑफ क्वेरीज़, यदि हमारे पास नंबर ऑफ क्वेरीज़ ज़्यादा हैं एंड वी हैव लॉट ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो हम
डॉक्यूमेंट डीबी का यूज़ करेंगे, जिसमें आ जाता है हमारा मोंगो डीबी डेटाबेस। अब लॉट ऑफ एट्रीब्यूट से क्या मतलब है कि लेट्स से आपने कोई स्विगी काइंड ऑफ एप्लीकेशन बनाया, तो उस एप्लीकेशन में यू वुड हैव कार्ट, राइट? आपके पास एक कार्ट होगा। या लेट्स से आपने अमेज़ॉन काइंड ऑफ एप्लीकेशन बनाया, तो उसमें भी आप एक कार्ट मैनेज कर रहे होंगे, राइट? उस कार्ट में आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स स्टोर करेंगे। तो हम एक कार्ट सर्विस बनाएंगे और इस कार्ट के लिए अब हम कौन सा डेटाबेस यूज़ करेंगे वो हमें डिसाइड करना है। तो अब कार्ट में हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स स्टोर करेंगे, राइट? लेट्स से हमने कार्ट में शर्ट स्टोर कर दी, हमने कार्ट में पैंट स्टोर कर दिया, हमने एक आईफोन स्टोर कर दिया, हमने एक टीवी स्टोर कर दी। तो ऐसे हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपने कार्ट में ऐड कर रखे हैं। तो अब क्या होगा कि हर प्रोडक्ट के लिए एट्रीब्यूट डिफरेंट होंगे, राइट? इस शर्ट के लिए एट्रीब्यूट डिफरेंट होगा। इस शर्ट के एट्रीब्यूट में क्या आ सकता है? शोल्डर लेंथ, शोल्डर विड्थ, ये आ सकता है। एक आ सकता है शर्ट की लेंथ, एक आ सकता है चेस्ट की विड्थ। तो ये आ सकते हैं हमारे शर्ट में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, हमारे पैंट में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, हमारे आईफोन प्रोडक्ट में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ये जो हमारा टीवी प्रोडक्ट है इसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। इसमें लेट्स से हो सकता है रिजोल्यूशन हो सकता है, टीवी का साइज़ हो सकता है कि टीवी का साइज़ क्या है, 32 इंच है, 34 इंच है, 36 इंच है। तो ऐसे हमारे हर प्रोडक्ट के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। सो इफ़ वी हैव दिस काइंड ऑफ डेटा जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हों हर प्रोडक्ट के, तो वहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डीबी को यूज़ करते हैं। और डॉक्यूमेंट डीबी में आ जाता है हमारा मोंगो डीबी डेटाबेस। अब ये मोंगो डीबी डेटाबेस में हम डेटा की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो की हो जाएगा हमारा कुछ भी प्रोडक्ट, लेट्स से की हो गया हमारा टीवी या आईफोन, तो ये उसकी आईडी हो जाएगी, और वैल्यू हो जाएगा उसके एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे हर की के लिए वैल्यू कुड बी डिफरेंट, राइट? तो ये देखा हमने कि यदि हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे, हर प्रोडक्ट के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट अलग अलग होंगे, तो हम डॉक्यूमेंट डीबी की तरफ जा सकते हैं। और डॉक्यूमेंट डीबी में हमने देखा मोंगो डीबी डेटाबेस को। सो इफ़ वी हैव वाइड वेराइटी ऑफ क्वेरीज एंड लॉट ऑफ एट्रीब्यूट्स, वी आर गोइंग टू यूज़ डॉक्यूमेंट डीबी। And if we have finite set of queries and large set of data, then we are going to use columnar database, जिसमें हमने देखा कैसेंड्रा डेटाबेस को। तो ये देखा हमने कि हमें कब SQL डेटाबेस को यूज़ करना है, कब हमें नो SQL डेटाबेस को यूज़ करना है, राइट? तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में, लेट्स से अमेज़ॉन काइंड ऑफ ई कॉमर्स एप्लीकेशन में, कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है, कहाँ पे। तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो लेट्स से कि अमेज़ॉन काइंड ऑफ एप्लीकेशन में हमारे पास एक ऑर्डर सर्विस होगी, राइट? एक ऑर्डर सर्विस होगी, और ये सर्विस का काम क्या होगा कि ये सर्विस ऑर्डर प्लेस करेगी, ये पेमेंट सर्विस को इन्वोक करेगी, पेमेंट सक्सेसफुल होती है, फेल होती है तो ये इन्वेंट्री काउंट को कम करेगी या बढ़ाएगी, और ये बाकी की सर्विसेज को, जैसे डिलीवरी सर्विस और नोटिफिकेशन सर्विस, बाकी को ये इन्वोक करेगी। तो ये काम है हमारे ऑर्डर सर्विस का। और ये ऑर्डर सर्विस के डेटाबेस में हम सारे के सारे ऑर्डर्स को स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे ऑर्डर सर्विस में हम एसेट प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करेंगे, राइट? हम एसेट प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करेंगे। अब हम एसेट प्रॉपर्टीज़ को क्यों मेंटेन करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारी पेमेंट सक्सेसफुल भी हो सकती है, पेमेंट फेल भी हो सकती है, मतलब ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है और सक्सेसफुल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम एसेट प्रॉपर्टीज़ को हमें मैनेज करना पड़ेगा, बेसिकली हमें ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा डेटाबेस हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जो हमने अभी देखा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे RDBMS डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, राइट? लेकिन अब यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो कि हर दिन हमारे एप्लीकेशन में, लेट्स से आपके एप्लीकेशन में 10 मिलियन यूज़र्स हैं और आपके हर दिन 100 के नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, 100 के ऑर्डर्स
हर दिन आ रहे हैं नए। तो अब इस केस में क्या होगा, एक टाइम पे ये ऑर्डर सर्विस के लिए जो हमने RDBMS डेटाबेस यूज़ किया है ये क्रैश कर सकता है, राइट, क्योंकि हम कंटिन्यूसली हर दिन उसमें 100 के एंट्रीज़ नई स्टोर कर रहे हैं। कि एक टाइम पे इस RDBMS डेटाबेस की कैपेसिटी फुल हो जाएगी, राइट। तो अब इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हमें दिख रहा है कि जो हमारा डेटा है वो एवर इंक्रीजिंग डेटा है, वो हर दिन बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि इफ़ वी हैव एवर इंक्रीजिंग डेटा, और जो डेटा कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो हमने देखा था वहाँ पे हम ये कॉलमनार डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं, लार्ज सेट ऑफ डेटा, फाइनाइट सेट ऑफ क्वेरीज। लेकिन हमें यहाँ पे एसिड प्रॉपर्टीज़ भी मैनेज करना था। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे लाइव ऑर्डर्स होंगे या रीसेंट ऑर्डर्स होंगे, लाइव ऑर्डर्स या रीसेंट ऑर्डर्स होंगे, सिर्फ उन ऑर्डर्स को ही हम इस ऑर्डर सर्विस के डेटाबेस में रहने देंगे। हम लाइव ऑर्डर्स को बस इस RDBMS डेटाबेस में रहने देंगे। बाकी जो हमारे पास्ट ऑर्डर्स होंगे उनको हम इस RDBMS डेटाबेस से निकालकर हम कैसेंड्रा डेटाबेस में डंप कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कैसेंड्रा डेटाबेस। कैसेंड्रा हम सिंपली क्या करेंगे, हम क्रोन जॉब्स रन करेंगे और हम इस RDBMS डेटाबेस में, इस ऑर्डर सर्विस के RDBMS डेटाबेस में से हम पास्ट ऑर्डर्स को निकाल लेंगे और हम उसे डंप कर देंगे इस कैसेंड्रा डेटाबेस में। तो ऐसे हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में डेटाबेस को यूज़ करते हैं सही से। हमने क्या किया, हमने जब तक हमें एसिड प्रॉपर्टीज़ मैनेज करनी थी, और ये एसिड प्रॉपर्टीज़ हमें कब मैनेज करनी थी, ये करनी थी हमें लाइव ऑर्डर्स के लिए। तो जब तक हमें एसिड प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करना था तब तक हमने RDBMS डेटाबेस यूज़ किया, और जो हमारे पास्ट ऑर्डर्स होंगे उनको हम कैसेंड्रा डेटाबेस में डंप कर देंगे। तो हमारे पास दो सर्विसेज हैं, ये ऑर्डर सर्विस जो हमारे लाइव ऑर्डर्स को मैनेज कर रही है, राइट। तो इसके लिए हमने ये RDBMS डेटाबेस यूज़ किया और हमने एक पास्ट ऑर्डर सर्विस बनाई। ये पास्ट ऑर्डर सर्विस क्या करेगी, ये सिंपली RDBMS डेटाबेस से ये क्रोन जॉब्स रन करके पास्ट ऑर्डर्स को फेच करेगी और उसे डंप कर देगी इस कैसेंड्रा डेटाबेस में। तो ये देखा हमने कि कैसे डिफरेंट डेटाबेसेस साथ में काम करते हैं एंड दे प्रोवाइड डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़। RDBMS डेटाबेस हमें एसिड प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड कर रहा था, एसिड गारंटी प्रोवाइड कर रहा था, और ये कैसेंड्रा डेटाबेस हमें, या कॉलमनार डेटाबेस हमें लार्ज सेट ऑफ डेटा को स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था। तो हमने पास्ट ऑर्डर्स को कैसेंड्रा डेटाबेस में डंप कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि ये पास्ट ऑर्डर्स कितने पुराने हैं, ये रिसेंटली होंगे या 5 दिन पुराने, 10 दिन पुराने, 1 महीने। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही हमारा कोई भी ऑर्डर रिटर्न करने वाली फैसिलिटी के बाहर आता है, जैसे एक फैसिलिटी होती है कि आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं, तो जैसे ही हमारा प्रोडक्ट इसके बाहर आता है तो फिर हम उसे कैसेंड्रा डेटाबेस में डंप कर सकते हैं, उसे हम फिर पास्ट ऑर्डर में कंसिडर कर सकते हैं और उसे फिर हम कैसेंड्रा डेटाबेस में डंप कर देंगे। तो ये देखा हमने डेटाबेसेस के बारे में कि कौन सा डेटाबेस हमें कब यूज़ करना है, और हमने देखा कि डिफरेंट डेटाबेसेस साथ में कैसे काम करते हैं और कैसे हम लार्ज स्केल सिस्टम में डिफरेंट डेटाबेसेस को यूज़ करके अपने एप्लीकेशन को, अपने सिस्टम को डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। सो आई गेस दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, बाय बाय, शो सम लव, थैंक्स।